नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो है हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आज हम आपको इसके सारे के सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएँगे, जो कि यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और ये जो है क्वेश्चन है आपकी परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और इन क्वेश्चंस के साथ-साथ ही जो है आपकी कुछ कॉम्पिटिशन की भी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताना पिछली जो आपकी ये वीडियो थी वो कैसी लगी, आपको पहला चैप्टर कैसे समझ में आया, उसके क्वेश्चन कैसे थे, और सेकंड चैप्टर अच्छे से समझ में आया कि नहीं, और ये कैसे-कैसे जो है आपका चल रहा है। यानी कि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, तो प्लीज़ ये कमेंट करके ज़रूर बताएँ और हमारी हर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक था, जिसने 321 ईसा पूर्व यानी कि बीसी, या फिर आप इसे 322 जो है बीसी बीसी भी दिया हुआ था होता है, लेकिन इसमें जो आपका 321 या बीसीआई या फिर 322 बीसीआई, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये जो है आपकी एग्जैक्ट डेट है इसकी। तो इसकी स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। कब की? 321 ईस्वी में, यानी कि ईस्वी नहीं, सॉरी, ईसा पूर्व में की। और किसको हराकर की? तो जो घनानंद था उसको हराकर जो है मौर्य वंश की स्थापना की। अब हमारा अगला प्रश्न है कि धम्म की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, या अशोक ने, या कनिष्क ने। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, अशोक ने जो है धम्म की जो है शुरुआत की थी, आप भी जानते हैं। और आपसे एक और, अशोक का जो शासन काल है वो जो है आपका 268 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और अशोक को जो है मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है, जिसने धम्म की शुरुआत की, शिलालेख बनवाए और कई कलिंग युद्ध भी लड़ा, जो कि 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। आप भी जानते हैं, ये हमने जो है आपको पहले पढ़ा दिया है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी, तक्षशिला में हुई थी, श्रवणबेलगोला में हुई थी, या कौशाम्बी में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रवणबेलगोला में जो है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी, जो कि दक्षिण भारत में पड़ता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को, चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, या अशोक को। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने जो है अपने शासनकाल में जो एक भी युद्ध नहीं हारा था, उसी प्रकार जो नेपोलियन था, जो कि फ्रांस, जिसे हम नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से जानते हैं, जो कि फ्रांस का एक शासक था, पहले सैनिक था, और जो वो है बाद में शासक बना। वो भी जो है कभी भी अपने जीवन में युद्ध नहीं हारा, बाद में आके जो है वो युद्ध हारा। इसीलिए समुद्रगुप्त को भी जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और यूरोप का नेपोलियन जो है किसको माना जाता है? इसी को, फ्रांसवा, यानी कि जो फ्रांस का शासक था या सैनिक था, नेपोलियन बोनापार्ट। अब हमारा अगला प्रश्न है, हर्षचरित की रचना किसने की थी? हरिसेन ने, बाणभट्ट ने, विष्णु शर्मा ने, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाणभट्ट ने जो है हरिश्चरित पुस्तक की रचना की थी। और आपसे हरिसेन की पुस्तक प्रयाग प्रशस्ति के बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद स्तंभ पुस्तक किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी हरिसेन ने, जो कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जाती है, या फिर कभी-कभी जो है आपसे 2 नंबर में भी पूछी जाती है। अब हमारा अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी पुस्तक की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने, हरिसेन ने, कल्हड़ ने, या फिर हर्षवर्धन ने। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, कल्हड़ ने जो है राजतरंगिणी पुस्तक की रचना की थी। और ये पुस्तक भी जो है आपसे कई बार पूछी गई है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये कई बार पूछी गई है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो अभी हमने आपको पढ़ाया था कि नेपोलियन से जो है समुद्रगुप्त की तुलना की जाती है। यानी कि जो नेपोलियन था, उसी को, यानी कि उसी के लिए जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है कि भारत का समुद्रगुप्त जो है, यानी कि जो नेपोलियन है वो कौन है? वो समुद्रगुप्त है।
अब हमारा अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाले थे? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या फिर वैष्णव धर्म? तो इसमें हमारा राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म को मानते थे, लेकिन इनका जो इनका जो प्रपौत्र था यानी कि अशोक अशोक जो है कलिंग युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म को अपना लेता है। इसीलिए ये भी आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे, तो वो जो है जैन धर्म को मानते थे। लेकिन जो उनका प्रपौत्र था या फिर आप उनको जो है उनका नाती कह सकते हैं, तो वो जो है कौन था, यानी कि अशोक था, और जिन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था कलिंग युद्ध के बाद। अब हमारा अगला प्रश्न है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? अशोक था, कुणाल था, बिंदुसार था या फिर बृहद्रथ था? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, बृहद्रथ जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था, जो कि 185 ईसा पूर्व में जो है इसकी हत्या जो है इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। और उसके बाद जो है पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना की थी, और यही जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था, और मौर्य वंश का पहला शासक जो है चंद्रगुप्त मौर्य था। तो ये भी आपको याद रखना है। और मौर्य वंश का तीसरा शासक जो सबसे महान था वो था अशोक, ये भी आपको याद रखना है। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन था? कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष या फिर लक्षणाध्यक्ष या फिर पाण्याध्यक्ष? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, लक्षणाध्यक्ष जो है मौर्य काल के जो है टकसाल का प्रधान होता था, और मुद्राक्ष जो है ये जो है सिक्कों का निर्माण का वितरण करता था। अब हमारा अगला प्रश्न है मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? विदिशा, दिल्ली, पाटलिपुत्र या राजगीर? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र जो है मौर्य वंश की राजधानी थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है? बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में या मध्य प्रदेश में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा में जो है कलिंग राज्य स्थित था, और कलिंग युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में अशोक ने लड़ा था, यानी कि ईसा पूर्व, या फिर इसे आप इंग्लिश में बीसी कह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। अब हमारा अगला प्रश्न है मौर्य काल में ब्राह्मण्य क्या था? पशुदान था या फिर धन या धन का दान था या फिर भूमि दान था या फिर कृषि दान था? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, भूमि दान था। यानी कि जो मौर्य काल में ब्राह्मण्य जो था ये जो है ब्राह्मणों को जो है भूमि दान में दी जाती थी, उसी को जो है ब्राह्मण्य कहा जाता था। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म कौन सा था? बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, शैव धर्म था या वैष्णव धर्म था? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म जो है अशोक का व्यक्तिगत धर्म था। यानी कि व्यक्तिगत धर्म उसको कहते हैं, जैसे कि आप जो है चाहे किसी भी धर्म के हों, लेकिन आप जो है किसी एक एक धर्म को अपना लेते हैं, उसी को जो है व्यक्तिगत धर्म कहा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था? जापान में, मिस्र में, बर्मा में या फिर श्रीलंका में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्रीलंका में जो है अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो है धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका में भेजा था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि अशोक किस वंश का शासक था? तो ऐसे क्वेश्चन भी जो है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि कभी-कभी जो है बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, अशोक जो है मौर्य वंश का शासक था, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। और आपसे हमारा एक क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जो है कमेंट में ज़रूर देना प्लीज़, क्योंकि जो है आपने पिछली वीडियोज़ में जो है आपने कमेंट में आंसर नहीं दिया है। तो इसलिए हम आपसे पूछना चाहते हैं कि गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? अब हमारा अगला प्रश्न है कि अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? उपगुप्त, उपाली, राधागुप्त या फिर नागसेन? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, उपगुप्त के प्रभाव में आकर जो है अशोक बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि किसने लिखा है वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा संपन्न हो? मेगास्थनीज ने, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने या फिर कौटिल्य ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, कौटिल्य ने कहा है कि वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा संपन्न हो। अब हमारा अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी क्या थी? तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली या फिर पाटलिपुत्र?
तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, तोसाली जो है चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में जो है कलिंग की राजधानी हुआ करती थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि इंडिका पुस्तक की रचना किसने की थी? चाणक्य ने, मेगास्थनीज ने, हर्षवर्धन ने, कालिदास ने। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेगास्थनीज ने जो है इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। चाणक्य ने जो है आप जानते हैं अर्थशास्त्र की रचना रचना की थी। और कालिदास ने जो है की थी अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रचना। और इन्होंने जो है रामचरितमानस की भी रचना की, जो कि हम आपको आगे चल के जो है एक वीडियो में सारी की सारी जो आपकी बुक्स ज़्यादातर पूछी जाती हैं उनके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, व्रत कथा मंजरी तथा यानी कि कथा सरित सागर। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्रत कथा मंजरी जो है क्षेमेंद्र की रचना है। मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त की रचना है। अर्थशास्त्र जो है चाणक्य की रचना है। और कथा सरित सागर जो है वो है सामदेव भट्ट की रचना। तो ये जो रचना है या ये जो पुस्तक है जो है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या फिर आपसे 2 नंबर वाले क्वेश्चन में ज़रूर पूछी जाती हैं, तो इनको जो है आपको याद रखना है। एक बार फिर से सुनिए, मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त की रचना है, अर्थशास्त्र जो है चाणक्य की रचना है, व्रतकथा मंजरी जो है वो है क्षेमेंद्र की रचना और कथा सरित सागर जो है सामदेव भट्ट की रचना है। अब हमारा अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को, कुमारगुप्त को या फिर स्कंदगुप्त को? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त को जो है लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है। और इनको जो है इनके सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया भी गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस गुप्त शासक को जो है उसके सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, तो वो जो है समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। और समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था? मालवा का, कश्मीर का, तक्षशिला का या फिर पटना का? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, पटना का। लेकिन प्राचीन काल में पटना को जो है कुसुमसरा के नाम से जाना जाता था, जब उस समय आर्यभट्ट जो है यहाँ के निवासी थे। लेकिन वर्तमान में जो है इसको पटना कहा जाता है, कुसुमसरा को। अब हमारा अगला प्रश्न है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? अजातशत्रु ने, अशोक ने, पुष्यमित्र शुंग ने या फिर समुद्रगुप्त ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, अजातशत्रु ने जो है फूट डालकर विजय प्राप्त करने का सर्वप्रथम जो है यानी कि जो नीति है अपनाई थी। और आप जानते हैं कि जब अंग्रेज हमारे भारत में आए तब जाके अंग्रेजों ने भी यही नीति अपनाई थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? सारनाथ का अभिलेख, गिरनार का अभिलेख या फिर भोज का कोई अभिलेख या फिर मथुरा का अभिलेख? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, भोज का कोई अभिलेख जो है भारत का सबसे प्राचीनतम और ज्ञात अभिलेख माना जाता है। ये क्वेश्चन जो है आपसे कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? सिकंदर, हिटलर, सेल्यूकस या फिर डिमीट्रियस? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में जो है यूनानी जो विद्वान था मेगास्थनीज, वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में आया था। अब हमारा अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? 10वें शिलालेख में, 11वें शिलालेख में, 12वें शिलालेख में या फिर 13वें शिलालेख में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। और ये जो है हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, अगर आपने वो जो पढ़े होंगे तो प्लीज़ कम आपने जो है अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये जो है आपसे कई बार पूछे जाते हैं। और आपका जो 10वां शिलालेख है उसमें जो है राजा और उसके पक्ष जो उच्च अधिकारी हुआ करते थे, उनके जो जनहित के बारे में जो है इसमें कहा गया है। और उनके जो 11वां शिलालेख था, इसमें कहा गया है धम्म विजय की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। और 12वें शिलालेख में जो है धार्मिक सहिष्णुता पर जो है बल दिया गया है। और 13वां शिलालेख था, इसमें जो है आपके कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है और अशोक के हृदय परिवर्तन का भी विवरण मिलता है। और जो आपका 14वां शिलालेख था, उसमें जो है जनता को जो है धम्म का जीवन जो ग्रहण करने की जो है उपाय बताए गए थे। और अशोक का जो
उनका एक शिलालेख था पहला और दूसरा, उसमें जो है पशु बलि की निंदा की गई थी, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है पशुओं को नहीं मारेगा या उनकी जो है बलि नहीं चढ़ाएगा। तीसरे शिलालेख में जो है राजकीय अधिकारियों, जो पदाधिकारी होते थे, उनको आदेश दिया गया था कि वे 5 वर्ष पश्चात निरीक्षण कार्य करें। और चौथे शिलालेख में कहा गया था कि सामान्य व्यवहार संबंधी नियम रखें। और पांचवें शिलालेख में जो है धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी और उनके जो है कार्यों का विवरण किया गया था। धम्म महामात्र कौन थे? धम्म महामात्र वो थे जो कि उसका प्रचार कर रहे थे विदेशों में। आगे जो इनका छठवां शिलालेख है, उसमें जो है आत्मा संयम, यानी जो आत्मा पर, अपनी आत्मा पर जो है संयम रखने पर बल दिया गया है। और सातवें और आठवें शिलालेख में जो है अशोक द्वारा दी गई भम जो की गई जो धम्म की जो यात्रा थी उसके बारे में बताया गया है। और नौवें शिलालेख में जो है वास्तविक उत्पादन एवं वास्तविक कृत्यों का विवरण किया गया है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री फायान किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या कनिष्क? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है चीनी यात्री फायान भारत में आया था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में भारत आया था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर स्कंदगुप्त? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है मेगास्थनीज जो है भारत आया था, जो कि सेल्यूकस निकेटर के द्वारा जो है एक राजदूत के रूप में भेजा गया था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? प्रयाग अभिलेख में, एरड़ अभिलेख में, मेहरौली अभिलेख में या फिर मथुरा अभिलेख में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, एरड़ अभिलेख में जो है सती प्रथा का विवरण मिलता है या उल्लेख मिलता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व, 320 ईसवी, 185 ईसवी या फिर 78 ईसवी? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 320 ईसवी में जो है गुप्त वंश की स्थापना हुई थी, जो कि श्री गुप्त ने की थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी, जो कि 320 ईसवी में की थी। और 78 ईसवी से जो है शक संवत का आरंभ माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो अभी हमने आपको बताया था कि गुप्त वंश की स्थापना जो है श्रीगुप्त ने की थी। और मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और मौर्य वंश के तीसरे शासक थे अशोक। अब हमारा अगला प्रश्न है, पंचतंत्र किसकी रचना थी? आर्यभट्ट की, कालिदास की, विष्णु शर्मा की या फिर मेगास्थनीज की? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, विष्णु शर्मा की रचना है पंचतंत्र। अब हमारा अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? चम 544 ईसा पूर्व से लेकर 413 ईसा पूर्व, या फिर 343 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व, या फिर 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व, या फिर 268 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक जो है मौर्य वंश का शासनकाल माना जाता है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि 321 ईसा पूर्व यानी कि 322 ईसा पूर्व में ही जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य राजवंश की स्थापना की। और 185 ईसा पूर्व में जो है पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजा बृहदत्त यानी कि मौर्य वंश के अंतिम राजा को हत्या करके उसकी जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। और 268 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक जो है अशोक का शासनकाल माना जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि अशोक का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो ये हमने अभी आपको बताया था कि अशोक का शासनकाल 268 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व माना जाता है। कहीं कहीं पर जो है आपको 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व भी दिया होता है, लेकिन आपको ये वाला याद रखना है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अशोक ने, समुद्रगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने, कुमारगुप्त ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है कि नालंदा विश्वविद्यालय की रचना जो है कुमारगुप्त ने की थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के लोगों ने की? यानी कि जो कुमार गुप्त थे वो जो है गुप्त वंश के शासक थे, तो आप जो है कुमार गुप्त नाम से ही याद रख सकते हैं कि कुमार गुप्त, उनके नाम के पीछे गुप्त लगा हुआ है। तो आप जानते हैं कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसकी जो स्थापना है वो जो है गुप्त वंश के लोगों ने की थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है?
मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल या फिर अंग्रेजी काल। तो हमने आपको बताया था कि गुप्त काल को जो है भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में कितने विवाहों का प्रकार का वर्णन है? तो यानी कि जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है उसमें जो है कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है और महाभारत में जो है कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। तो ये जो है 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है, जो कि हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, जिनमें सबसे सर्वोत्तम विवाह जो है आपका ब्रह्म विवाह को माना जाता है और सबसे बेकार विवाह जो है असुर विवाह और पिशाच विवाह को माना जाता है। तो जो कि हम आपको डिटेल में बता चुके हैं और आपका ये क्वेश्चन जो है 10 नंबर में भी जो है आपको पूछा जाता है, जो कि हम आपको जो है यानी कि जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएँगे, जो इससे अगली वीडियो आएगी उसमें जो आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो कराए जाएँगे। अब हमारा अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन थे? फाहियान थे, वेन्सांग थे, हर्ष थे या फिर कुमारगुप्त थे? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी हर्ष, यानी कि हर्षवर्धन जो है नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे, जिनका राज्याभिषेक जो है 606 ईस्वी में हुआ था। ये भी जो है हम आपको आपकी तिथियों में कराएँगे, जो कि आपसे यानी कि 1 नंबर में पूछी जाती हैं, कि आपसे जो है 10 नंबर में जो है आपसे तिथियाँ पूछी जाती हैं, जिनका आपको आंसर देना होता है। और इन तिथियों की जो है हम आपको वीडियो करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो का लिंक जो है हम आपको इसके लास्ट में दे देंगे, तो वहाँ पर जाकर जो है आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि किस गुप्त शासक को उसके सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को या फिर कुमारगुप्त को? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को जो है उसके सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। ये जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया था? खरोष्टी लिपि का, अरामाइक लिपि का या फिर ब्राह्मी लिपि का? तो इसमें हमारा राइट आंसर है कि जो उत्तर पश्चिमी भारत में जो है अशोक के जो प्राप्त अभिलेख थे, उनमें जो है तो खरोष्टी लिपि का जो है इसमें प्रयोग हुआ था। तो ये भी जो है हम आपको पहले बता चुके हैं। अगर आपने वीडियो जो है अच्छे से समझी होंगी तो आपको जो है इन क्वेश्चनों को करने में जो है कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी और आपको जो है इनका आंसर पता हो तो प्लीज़ आप जो है इनके आंसर की जो है आप कमेंट में कर सकते हैं, जिससे हमें पता चले कि आपको जो है कितने अच्छे से याद हुआ, आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रिटेन में नहीं हुआ था, बाकी आपके सीरिया, श्रीलंका और जापान में जो है बौद्ध धर्म जो है फैल चुका था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि जीवक ने वेद की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तक्षशिला से, राजगृह से, पाटलिपुत्र से या वैशाली से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए तक्षशिला से जो है जीवक ने जो है वेद की शिक्षा प्राप्त की थी। अब हमारा अगला प्रश्न है जीवक कहाँ का रहने वाला था? तक्षशिला का, बनारस का, पाटलिपुत्र का या फिर राजगृह का? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी जीवक जो है राजगृह का रहने वाला था, यानी कि जिसे हम पहले जो है राजगीर के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त या फिर विक्रमादित्य? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी समुद्रगुप्त के जो है दरबार में नवरत्न रहते थे और उसके बाद जो है आप जानते हैं कि अकबर के दरबार में भी जो है नवरत्न रहा करते थे। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? नंद वंश से, हर्यक वंश से, शिशुनाग वंश से या फिर मौर्य वंश से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी हर्यक वंश से जो है बिंबिसार का संबंध था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि कालिदास किसके समकालीन थे? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कनिष्क? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है ये समकालीन थे कालिदास। अब हमारा अगला प्रश्न है कि मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी, राजगृह थी, वैशाली थी या फिर गया थी? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी राजगृह जो है मगध की प्राचीन राजधानी हुआ करती थी। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? हर्यक वंश,
मौर्य वंश, नंद वंश या फिर शिशुनाग वंश। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, हर्यक वंश जो है मगध का सबसे प्राचीनतम राजवंश था, जो कि 544 बीसी से लेकर आपका 1400 यानी कि 414 बीसी तक रहा था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि मगध की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंबिसार ने, बिंदुसार ने या फिर अशोक ने। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिंबिसार ने जो है मगध की स्थापना की थी। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने, हरिसेन ने, मेगास्थनीज ने या फिर कौटिल्य ने। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिसेन ने जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, जो कि समुद्रगुप्त के एक नवरत्न में से एक थे। अब हमारा अगला प्रश्न है कि शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? 82 ईस्वी से, 78 ईस्वी से, 76 ईस्वी से या फिर 72 ईस्वी से। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 78 ईस्वी से जो है शक संवत की शुरुआत मानी जाती है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि शुंग वंश की स्थापना, सॉरी, या फिर आप जो है ये कह सकते हैं कि इस समय जो है कनिष्क का राज्यारोहण भी हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि विक्रम संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? 57 ईसा पूर्व, 51 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व या 82 ईसा पूर्व। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 57 ईसा पूर्व से जो है विक्रम संवत की शुरुआत मानी जाती है। कभी कभी जो है आपको डेट में जो है 58 ईसा पूर्व भी दिया होता है, तो इससे जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व में पाई जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी? लोहा, तांबा, सोना या चांदी। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, तांबा जो है विश्व में सबसे पहले पाई गई धातु थी, और लोहा जो है सोना और चांदी के बाद पाई गई धातु थी। ये भी आपको याद रखना है, जिसकी खोज आर्यों ने की थी। अब हमारा अगला प्रश्न जो आता है वो है, भारत की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि या फिर प्राकृत लिपि या फिर पाली या फिर अरामाइक। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि जो है सबसे पुरानी लिपि है। बाकी आप जानते हैं कि अरामाइक, पाली और ये जो आपकी प्राकृत, ये जो है भाषाएं थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से था? चंद्रगुप्त प्रथम से, समुद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त द्वितीय से या फिर स्कंदगुप्त से। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त से जो है प्रयाग प्रशस्ति का संबंध था, और प्रयाग प्रशस्ति को जो है हम इलाहाबाद स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? कौटिल्य की, विशाखदत्त की, मेगास्थनीज की या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, विशाखदत्त की रचना थी मुद्रा राक्षस, जो कि हम आप पहले पढ़ा चुके हैं। कौटिल्य की थी अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की रचना थी इंडिका। अब हमारा अगला प्रश्न है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में, 232 ईसा पूर्व में, 265 ईसा पूर्व में या फिर 268 ईसा पूर्व में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग का में जो है युद्ध हुआ था। और ये जो है अशोक के शासन के यानी कि राजरोहण के 7 साल बाद ही जो है कलिंग का युद्ध हुआ, यानी कि अशोक का जो राजरोहण था वो हुआ था 268 ईसा पूर्व में, यानी कि 268 बीसी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि वेदों की संख्या कितनी है? 5, 4, 6 या फिर 7। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, वेदों की संख्या जो है 4 थी, जिसमें आपके ऋग्वेद, सामवेद और आपके यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिनमें आपका सबसे पुराना वेद था ऋग्वेद और सबसे नया वेद था अथर्ववेद। अब हमारा अगला प्रश्न है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? 44 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 98 ईस्वी में या 75 ईस्वी में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 78 ईस्वी में जो है कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार हैं कालिदास या फिर बाणभट्ट, अशोक या फिर कौटिल्य। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, कालिदास जो है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के जो है रचनाकार हैं। ये हम आपको पहले बता चुके हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर कुमारगुप्त। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, अशोक जो है मौर्य वंश का तीसरा शासक था, और मौर्य वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा शासक जो है बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है बिंदुसार के पिता थे और बिंदुसार जो है अशोक के पिता थे।
अब हमारा अगला प्रश्न है कि किस शासक को प्रियदर्शी भी कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को या फिर अशोक को? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, अशोक को जो है प्रियदर्शी राजा भी कहा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया था? चोल, पल्लव, चालुक्य या फिर राष्ट्रकूट? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रकूट के जो राजवंश था उसने जो है एलोरा में कैलाश मंदिर का जो है निर्माण करवाया था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध, अवंती, कौशल या फिर गांधार? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, मगध जो है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली राजवंश था, सॉरी महाजनपद था। तो अब जो है ये हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपके कितने आंसर सही थे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक